हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू वाला। आज हम आप लोगों को विनोबा भावे फर्स्ट सेमेस्टर 25 से 29 का एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स का भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, जिसमें आपका फुल नोट्स कवर हो जाएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, मानव अधिकार की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। परिचय। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को उसके जन्म के साथ ही उसे प्राप्त हो जाता है। यह किसी राज्य या कानून की देन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। इनका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और असमानता को बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर 1948 को आधार द्वारा इन्हें वैश्विक पहचान मिली है। मानव अधिकार ऐसा अधिकार है जो कि व्यक्ति को, मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त हुआ है। इसमें कोई कानून नहीं है। यह मानव अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता, गरिमा और सभी में समानता का अधिकार प्राप्त है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर 1948 को UDHR द्वारा इसको मान्यता मिली थी, जिससे अभी हमारे पास मानव अधिकार है। स्वतंत्रता का, समानता का, सभी को एक समान अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है सभी को। अब दूसरा है मानव अधिकार की परिभाषा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव अधिकार वे अधिकार है जो हमारी प्रकृति में निहित है और जिनके बिना हम मानव के रूप में जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा है लक्ष्य के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसका मतलब है कि मानव अधिकार में सभी को अधिकार प्राकृतिक से मिला है। इसमें मानव के जीवित नहीं रह सकता इसके बिना। जैसे कि अगर उसको अधिकार नहीं मिलेगा समानता का, स्वतंत्रता का, अगर उस भोजन नहीं मिलेगा या फिर उसे अंग्रेज द्वारा पहले कैसे लोगों को भेदभाव किया जाता था, स्वतंत्रता नहीं मिलता था, कैद करके रखा जाता था, वैसे अगर किसी व्यक्ति को रखा जाएगा तो उसका विकास नहीं होगा और फिर वह इसके बिना जीवित भी नहीं रह सकता है। प्रमुख विशेषताएं। मानव सार्वभौमिकता, यह बिना किसी भेदभाव की पूरी दुनिया में सभी मनुष्य के लिए समान है। सार्वभौमिकता मतलब बिना किसी भेदभाव के यह सभी के लिए समान है। जन्मजात एवं प्रकृति, ये अधिकार मनुष्य को जन्म से ही मिलते हैं, उन्हें अर्जित करना नहीं पड़ता। मतलब यह अधिकार मनुष्य को जन्म पैदा होते ही प्राकृतिक से मिल जाता है, उसे अर्जित पाना नहीं पड़ता या तो बनाना नहीं पड़ता है। अरमस्तांत्रणीय, कोई भी व्यक्ति अपने इन अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता और ना ही सरकार इन्हें स्थायी रूप से छीन सकती है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति यह अधिकार का त्याग नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता और ना ही यह सरकार में स्थायी रूप से छीन सकती, मतलब ना ही इसको सरकार छीन सकती है। अविभाज्यता, सभी प्रकार के अधिकार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एक दूसरे के पूरक, मतलब मानव को ऐसा अधिकार मिलना चाहिए जो आर्थिक भी हो, सामाजिक भी हो, राजनीतिक भी हो, जो एक दूसरे के पूरक है। अब निष्कर्ष। अतः मानव अधिकार व्यक्ति से संपूर्ण विकास की अनिवार्य शर्तें हैं। यह एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज की नींव है।
इतना ही आंसर बताएंगे आप लोगों को। अब अर्थ परिभाषा में आप लोग इससे भी ज़्यादा अपने से खुद से बना बना के लिख सकते हैं। सिर्फ इसको समझने के बाद खुद से आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन बोलेगा, उसकी परिभाषा देने, मानवाधिकार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, फिर निष्कर्ष, ये सब लिखिएगा पहले रूपरेखा बना के उसका। फिर विद्वान का नाम लिख के अनुसार ये सब जोड़ के लंबा कर कर के लिख सकते हैं। इससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की विवेचना कीजिए। तो इसका चलिए हम उत्तर देखते हैं। परिचय। द्वितीय विश्व युद्ध की विभाजिका के बाद दुनिया में शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) को स्वीकार किया। इसे मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा है प्रमुख प्रावधान। यूडीएचआर में कुल 30 अनुच्छेद हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी व्यक्तिगत आधार, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 15 तक। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, गुलामी से मुक्ति और कानून के समक्ष समानता। दूसरा अधिकार कानून अधिकार, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 21 तक। विवाह का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विचार और धर्म की स्वतंत्रता। तीसरा अधिकार आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार, अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 27 तक। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। अब चौथा अधिकार कर्तव्य और सीमाएं, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 28 से अनुच्छेद 30 तक। समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य। अब तीसरा है महत्व। अब व्यक्तिगत अधिकार अनुच्छेद में बताया गया है कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, गुलामी से मुक्ति और कानून के समक्ष समानता है। मतलब व्यक्ति को जीवन का अधिकार में स्वतंत्रता और गुलामी से मुक्त होना। स्वतंत्रता और गुलामी मतलब वह स्वतंत्र है, गुलामी से मुक्ति है, वह गुलामी नहीं करेगा, अंग्रेजों की गुलामी। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष धर्म, लिंग, बड़े जाति, छोटे जाति, ये सब में भेदभाव से मुक्ति है। अब है कानूनी अधिकार। विवाह का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विचार और धर्म की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी अपने हिसाब से विवाह कर सकता है, कभी भी संपत्ति जितना चाहे संपत्ति वो रख सकता है, बेच सकता है। विचार और धर्म की स्वतंत्रता, वो जो चाहे सोच सकता है, जो चाहे धर्म में जा सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी को स्वतंत्रता है। अब है आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार। इसमें काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। काम का अधिकार मतलब वो गरीब है तो उसको काम नहीं मिलेगा, तो वो छोटे जाति का है तो उसको काम में नहीं रखेंगे, तो छुआछूत ये सब, तो उसको कम पैसा देंगे, ये सब का अधिकार है, ताकि वो गरीब भी काम कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। शिक्षा का अधिकार, जैसे भेदभाव करना शिक्षा में, ऊंची जाति नीची जाति में, लड़का लड़की में, तो सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, अपना जीवन जी सकता है कोई भी स्तर में, निम्न स्तर, उच्च स्तर, जैसा उसको जीना है। अब है कर्तव्य और सीमाएं। समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य। समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य हैं जो पूरा करना है उसे। कर्तव्य और सीमाएं, इसमें समाज के प्रति व्यक्ति को कर्तव्य होते हैं, जिसमें उसका कर्तव्य है वातावरण के प्रति जागरूक रहना, वातावरण को गंदा ना करना, या फिर किसी में भेदभाव ना करना, अफवाहें ना फैलाना, या किसी से हिंसा ना करना।
सभी से मिलजुल कर रहना उसका कर्तव्य है, जिसमें उसका अपने देश के लिए अच्छे काम करना, अपने समाज के लिए, जिससे कि भारत देश का विकास हो सके, यह व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। अब है इसके महत्व। यह पहली बार था जब दुनिया में मानवाधिकारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी। इसने कई देशों के संविधान जैसे भारत का संविधान को प्रभावित किया। यह मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए एक मानक तय करता है। अब है निष्कर्ष। यूडीएचआर ने वैश्विक स्तर पर मान्यता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी मानवाधिकार आंदोलन का आधार है। यूडीएचआर ने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त की उसकी रक्षा के लिए और ऐतिहासिक मार्ग किया और उसमें मानवीय अधिकार आंदोलनों का आधार है, मतलब मानव का अधिकार आंदोलन का आधार बना। मानव की रक्षा के लिए, मानव का विकास के लिए मानवीय अधिकार आंदोलन बना। मानव अधिकार आंदोलन हुआ जिससे वह मानव अधिकार आंदोलन बना। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय पंचवेद का वर्णन कीजिए। परिचय। सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय पंचवेद का एक बहुपक्षीय संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1967 को अपनाया गया। यह 23 मार्च 1987 को लागू हुआ। यूडीएचआर के सिद्धांतों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है। अब दूसरा है मुख्य प्रावधान। जीवन का अधिकार। प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है और किसी को भी मनाने ढंग से इसे वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा है पतन से मुक्ति। यातना से मुक्ति। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक यातना या क्रूर व्यवहार का पात्र नहीं बनाया जाएगा। स्वतंत्रता और सुरक्षा। मनमानी गिरफ्तारी या हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा। न्यायपूर्ण सुनवाई। निष्पक्ष अदालत द्वारा सुनवाई का अधिकार। पांचवा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार रखने और उन्हें प्रकट करने की स्वतंत्रता। जीवन का अधिकार में है कि जीवन का अधिकार कोई भी व्यक्ति अपने मन माने ढंग से कुछ भी कर सकता है। जो चाहे वो खा सकता है, पी सकता है, जो चाहे पढ़ सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, जहाँ चाहे वो वहाँ जा सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। यातना से मुक्ति। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक यातना या क्रूर व्यवहार का पात्र नहीं बनाया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी का व्यवहार का पात्र नहीं बनाया जाएगा। मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाना चाहिए शारीरिक और मानसिक रूप से। अब स्वतंत्रता और सुरक्षा। मनमानी गिरफ्तारी या हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा। मनमानी या गिरफ्तारी होने पर स्वतंत्रता की सुरक्षा में मनमानी, जैसे कि कोई
अपने मनमानी से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक उसके खिलाफ कानून द्वारा कोई सबूत ना हो। न्यायपूर्ण सुनवाई। निष्पक्ष अदालत द्वारा सुनवाई का अधिकार है सभी को। न्यायपूर्ण सुनवाई में सभी को न्याय मिलता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने विचार को रख सकता है कि इसे ये चाहिए वो चाहिए या ये है वो है, कुछ भी प्रकार का वो अपना विचार दूसरों के सामने रखने का उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। क्रियावहन तंत्र। इस संधि की निगरानी के लिए एक मानव अधिकार समिति का गठन किया गया है जो सदस्यों व देश के लिए रिपोर्ट की जाती है। मतलब इस संधि में एक मानव अधिकार समिति का गठन किया गया है। मानव के अधिकार के लिए एक समिति बनाया गया है जो सदस्यों के देश की रिपोर्ट की जांच करती है। मतलब देश के सदस्यों की एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें उसकी जांच होती है। मानव अधिकार समिति का विकास के लिए मानव अधिकार समिति का गठन किया गया है। अब चौथा है निष्कर्ष। ICCPR व्यक्ति की नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक कानून दस्तावेज है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति में कोई राजनीतिक स्वतंत्रता, सभी में राजनीतिक स्वतंत्रता है। वो जो चाहे मतलब इसमें राजा का कोई कानून नहीं है। वो जो चाहे नेता को चुन सकता है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम उसी नेता को चुनेंगे। वो अपने मन से कोई भी नेता को वोट डाल सकता है और उसको नेता बना सकता है। इसमें महत्वपूर्ण वैश्विक कानूनी दस्तावेज है। लोकतंत्र मजबूती प्रदान करता है। मतलब इसमें कानून वैश्विक दस्तावेज मतलब है यह डॉक्यूमेंट्स है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो रिव्यू वाला। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आप तक आगे की वीडियो पहुंच सके। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी BVU वाला, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको PDF का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं।